गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज उसके बारे में पढ़ा था। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर अबायोटिक रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर, बायोटिक और अबायोटिक के बारे में हमने रिसोर्सेज में पढ़ा। तो अबायोटिक रिसोर्सेज जो हैं लैंड सॉइल एंड वाटर, उसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। सभी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें जो लैंड है, जो ज़मीन है, पृथ्वी है या भूमि है हम जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट सर्व्स एज द सोर्स फॉर ऑल अदर रिसोर्सेज such as minerals, forests, the life form above and below the surface, plants and animals। ये वो हर उस सोर्स को सर्व करती है, मतलब सेवा देती है उनके लिए। जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी, जो भी चीज़ें जो है वो जो लैंड के ऊपर जो होती हैं, जैसे मिनरल्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। फॉरेस्ट, जंगल भी लैंड पर ही पाए जाते हैं। लाइफ फॉर्म जो है ज़मीन पर, जो जीवन जो है वो भी ज़मीन उस पर ही संभव है। लाइफ फॉर्म्स अबव एंड बिलो द सरफेस, ऊपर और नीचे, सरफेस के ऊपर और नीचे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ। सरफेस वाटर, मतलब जो सतह का जो पानी है जिसको हम रिवर और लेक की तरह के रूप में देखते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स, जहाँ मानव रहते हैं। एंड पॉपुलेशन, और जनसंख्या। लेट अस अंडरस्टैंड लैंड एंड अदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज सच एज सॉइल एंड वाटर एंड देयर यूजेज इन मोर डिटेल। हम समझते हैं भूमि को हम समझते हैं, और दूसरे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में भी हम समझेंगे, जैसे कि सॉइल है, मिट्टी है, पानी है, और इनके यूजेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। द लैंड रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ कंटेन लॉफ्टी माउंटेन्स, फ्लैट प्लेन्स, हाई प्लेट्यूज, आइलैंड एक्सेट्रा। जो लैंड रिसोर्स है, जो भूमि संसाधन है, उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, सतह मतलब जो फ्लैट समतल ज़मीनें, समतल मैदान, हाई प्लेटूज ऊंचे पठार, और आइलैंड्स ये मिलते हैं एक्सेट्रा। एज नेचुरल रिसोर्सेज दे प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। नेचुरल रिसोर्स एज नेचुरल रिसोर्सेज मतलब एज एक प्राकृतिक संसाधन के तौर पर ये हमको हर वो ज़रूरी प्रोडक्ट्स प्रदान करती है जो एक ह्यूमन नीड के लिए आवश्यक होता है। द लैंड कवर अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सरफेस का, मतलब पृथ्वी की सतह का लगभग 30% ये लैंड ऑक्यूपाइड किया हुआ है। मतलब पृथ्वी की सतह के 30% भाग में भूमि है। अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। अब जो 30% पृथ्वी पर जो लैंड एरिया है उसमें भी 30% एरिया में देश भर की 30% विश्व भर की 90% पॉपुलेशन रहती है 30% लैंड एरिया में। बाकी का जो 70% है वो बहुत कम पॉपुलेटेड है। ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली हैबिटेबल। जितने पार्ट हैं लैंड के, मतलब भूमि का जितना भाग है, वो पूरी तरह से एक जैसा नहीं बसा हुआ है। सम पार्ट ऑफ इट आर ईदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। कुछ जो पार्ट हैं भूमि के वो कम पॉपुलेशन वाले हैं या बिल्कुल भी उसमें पॉपुलेशन है ही नहीं। दस द लैंड इज़ अनइवनली हैबिटेड। इसलिए जो लैंड है, भूमि है, वो अनइवन मतलब असमान तरह से वो बसी हुई है या लोग वहाँ बसे हुए। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। ये जो अनइवन पॉपुलेशन है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये असमान जो वितरण है जनसंख्या का, ये जो असमान वितरण है उसमें बहुत सारे फैक्टर
उसको कंट्रोल किए हुए हैं। दीज आर द क्वालिटी ऑफ लैंड, इसमें भूमि की क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, क्लाइमेट, जलवायु एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ये मायने रखती हैं कि वहाँ पर किस तरह की जो है पॉपुलेशन वहाँ होनी चाहिए। द एडिक्वेट प्रेजेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज अट्रैक्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, मतलब इन ये जो चीज़ें हैं, लैंड है, पानी है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, क्लाइमेट है, ये यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो वहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहाँ रहने के लिए अट्रैक्ट होते हैं या रहते हैं वहाँ पर। पीपल यूज़ द लैंड रिसोर्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट, लोग लैंड रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है लेस हैबिटेबल एरियाज़, मतलब यहाँ कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उसमें माउंटेनियस एरियाज़, जो पहाड़ी एरिया होता है वो, हैविंग स्टीप स्लोप्स एंड रग्ड टेरेन, मतलब यहाँ पे जो ढलान स्लोप होती हैं, जो ढाल की तरह होती हैं, वो होती हैं, यहाँ पे मैदान नहीं होते इसलिए कम जनसंख्या पाई जाती है। एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रीजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो वहाँ भी पॉपुलेशन बहुत कम होती है। वाटर लॉक्ड एरिया, जहाँ पर पानी ज़्यादा भरता हो वहाँ भी कम पॉपुलेशन होती है। हाईली हैबिटेबल एरिया कौन से हैं? रिवर वैलीज़, नदियों की घाटियाँ। प्लेन एरियाज़ है फर्टाइल सॉइल, जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है। ग्रासलैंड लाइक प्रेरीज, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, जो घास के बड़े बड़े मैदान हैं जैसे प्रेरीज है वहाँ पर, और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की सारी चीज़ें वहाँ उसे उपलब्ध होती हैं। अब है लैंड यूज़, लैंड का यूज़। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग लाइवस्टॉक, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसेस, कैनाल्स एंड फॉर माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो लैंड है वो किस किस लिए यूज़ की जाती है? भूमि का उपयोग होता है अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे फसल उगाने के लिए, जंगल जो फॉरेस्ट्री मतलब जो जंगल से जो सामान मिलता है, जंगल से बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं उसके लिए। ग्रेजिंग लाइव स्टॉक, अपने जो पालतू जो जानवर होते हैं उनको चराने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, जो ऑफिस बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, नहर के लिए, और माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, खदान के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान को बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। द डिफरेंट यूजेस दैट लैंड इज पुट टू इट कॉमनली रिफर टू एज लैंड यूज़, मतलब डिफरेंट यूजेस मतलब अलग अलग जो यूजेस हैं उसको कॉमनली एक ही यूज़ में, एक ही शब्द में उसको बोला जाता है लैंड यूज़। द पैटर्न ऑफ लैंड यूज़ वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जो पैटर्न है लैंड यूज़ का वो हर जगह के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इट मे ऑल्सो वेरी विद इन अ रीजन ओवर टाइम, और रीजन के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ अ कंट्री और रीजन एट अ गिवन टाइम, मतलब अलग अलग फैक्टर इन ये जो चेंजेस होते हैं लैंड यूज़ के पैटर्न में, किसी कंट्री के लैंड यूज़ के पैटर्न में जो चेंजेस होते हैं वो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिज़िकल फैक्टर लाइक टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा, मतलब इनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि है टोपोग्राफी है, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट डिटरमाइंस ऑफ लैंड यूज़, मतलब ये चीज़ें यदि जहाँ पर आसानी से मिलेंगी वहाँ का लैंड यूज़ ज़्यादा होगा। दीज ऑल्सो इंक्लूड एस्पेक्ट्स लाइक स्लोप ऑफ द लैंड, इसमें स्लोप ऑफ द लैंड जो भूमि है उसकी ढलान भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। एलिवेशन एंड एक्सटेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ऊंचाई,
एलिवेशन, एक्सटेंड ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कहाँ तक जाता है वो, साथ में प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कैसी होती है, बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है, इस तरह की। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ सॉइल कवर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉइल कवर, जो सॉइल कवर होता है या जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत जो होती है वो है या नहीं है, इसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, मतलब पानी कितना है, ग्राउंड वाटर लेवल कितना है और सरफेस पे पानी कितना है, नदियाँ या झीलें, ये सारी चीज़ें। नेचर ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानों का और खनिजों का, रॉक्स का और मिनरल्स का नेचर किस तरह का है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। द अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब वहाँ पर परिवहन के साधन किस तरह के होते हैं और जो विकास की रफ्तार को किस तरह से बढ़ाया जाए वो भी निर्भर करता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, लैंड टेन्योर, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अदर such human and economic factor also play an important role in the changing pattern of land use of a country। मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में, लैंड टेन्योर में, गवर्नमेंट पॉलिसी और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी देश की जो लैंड यूज़ है उसमें उसके पैटर्न में चेंज करने के लिए। फॉर इंस्टेंस द हाई कॉस्ट ऑफ माइनिंग में लीव मिनरल्स एंड लो ग्रेड ओर्स यूटिलाइज। यदि हम ये देख सकते हैं जैसे हाई कॉस्ट ऑफ माइनिंग है, यदि खदान से कुछ चीज़ निकालने की, मतलब जैसे कोयला निकाल रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं, तो वो उसकी कॉस्ट यदि ज़्यादा है तो हम वो मिनरल छोड़ देंगे और लो ग्रेड ओर्स यूटिलाइज़ करेंगे और उससे कम कीमत का जो हमको ओर्स यदि मिलेगा, कच्चा जो लोहा मिलेगा, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ गिवन इन द टेबल, यहाँ पर दिया हुआ है तो हम ये देख सकते हैं। द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ये हम पहले बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। लैंड यूज़ इन सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, परसेंटेज ऑफ एरिया इन, ये कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप लैंड मतलब फसल उगाने के लिए जो लैंड है वो 6% है। पास्चर मतलब जो घास के बड़े बड़े मैदान जो होते हैं वो 56% है। फॉरेस्ट जंगल के लिए 14% है और अदर यूज़ के लिए 24% है। ब्राज़ील में क्रॉप लैंड जो खेती की जो ज़मीन है वो 9% है। पास्चर के लिए 20% है। फॉरेस्ट जंगलों के लिए 66% है और अदर यूज़ के लिए 5%। कनाडा क्रॉप लैंड 5% है, पास्चर 4% है, फॉरेस्ट 39% है, मतलब 39% फॉरेस्ट है और अदर यूज़ के लिए 52%। अब हमें यहाँ पे इंडिया ये फ्रांस चाइना में क्रॉप लैंड मतलब 10% एरिया में वहाँ फसलें उगाई जाती हैं। 34% एरिया में वहाँ जो चरवाहे हैं, जो जानवर हैं, वो बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर 14% में है और 42% अदर यूज़, मतलब जैसे लोग रहते हैं घर वर बना के वहाँ, इंडस्ट्रीज़ के लिए, घरों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। वो फ्रांस में 35% क्रॉप लैंड मतलब खेती के लिए, 21% पास्चर के लिए, 27% फॉरेस्ट के लिए, 17% अदर यूज़ के लिए। इंडिया 57% क्रॉप लैंड, मतलब हमारे यहाँ 57%, मतलब हम इंडिया को, भारत को बोलते हैं ना कृषि प्रधान देश है। 57% एरिया में खेती होती है। 4% में जो घास के मैदान है वो है। 22% में जंगल है और 17% में और दूसरे यूज़ होते हैं, मतलब बहुत कम जगह है लोगों को रहने के लिए। जापान 12% फसल के लिए, 2% पास्चर, 67% फॉरेस्ट, 19% अदर यूज। रशिया 8% क्रॉप लैंड, 5% पास्चर, 44% पास्चर फॉर
फॉरेस्ट और अदर यूज है 44%। यूके 29% क्रॉपलैंड, 46 पास्चर, 10 फॉरेस्ट, 16 अदर यूज। यूएसए 21% क्रॉपलैंड, 26 पास्चर, 32 फॉरेस्ट, 21 अदर यूज। वर्ल्ड 11 है क्रॉपलैंड के लिए, 26 है पास्चर के लिए, फॉरेस्ट में 31 और 32 अदर यूज। मतलब ये कि खेती के लिए जगह ज़्यादा है पर यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना। तो इसका जो आगे का जो विश्लेषण है इसमें दिया हुआ है कंक्लूजन। द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लैंड यूज पैटर्न ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको हम कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है।